Hello student, welcome to my new YouTube channel Pradeep Dubey, and today I am going to start my first chapter in history, nationalism in Europe. So there are six parts in this chapter. First of all, we have to start its first topic in nationalism in Europe, that is French Revolution and the idea of the nation. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के पहले थोड़ा हम पहले इसको डिटेल में जानेंगे कि इसमें पहली जो चीज़ है वो है नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म मीन्स होता है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन, फीलिंग ऑफ प्राइड एंड पैट्रियटिज्म टुवर्ड द कंट्री वन बिलोंग टू। मीन्स जब किसी भी व्यक्ति में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अगर उसको गौरवान्वित फील होता है, अगर वो उसे देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत होती है, तो ऐसी भावना को हम, ऐसी फीलिंग को हम कहेंगे नेशनलिज्म। अब ये जो नेशनलिज्म है वो किस तरीके से यूरोप में स्टार्ट होता है, तो इसके पहले एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उसने जो है 1848 में उसने एक जो है फिगर बनाया, ठीक है, और उस फिगर के माध्यम से उसने कुछ जो चीज़ें थी उस समय की समाज की, वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो उसने 4 सीरीज बनाई थी पिक्चर की। उसके पहले सीरीज के पिक्चर में क्या था, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका लॉन्ग ट्रेन होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर हैंड। और वो जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसकी तरफ बहुत सारे जो लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट का मतलब है यहाँ पे ज्ञानोदय की मसाल या नई ज्योतिपुंज जो है, और दूसरे हाथ में उसकी क्या है, राइट ऑफ मैन है। राइट ऑफ मैन मीन्स लोगों के जो उस समय के जो अधिकार थे, जो कि समाज में सभी को अधिकार नहीं मिले हुए थे, फिर भी इसमें वो उन अधिकारों को दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों को उस समय कुछ लोगों को अधिकार दिए गए थे। यहाँ पे ये सबको इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भावना को जो है वो प्रमोट कर रहा है। इसमें सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है जुलूस का जो है क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लीडर कर रहे हैं। वहीं जो है उसके आगे जो फ्रांस है, फ्रांस में जो आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, और 1789 होने के बाद वहाँ पे जो वहाँ का जो झंडा था उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। फिर उसके पीछे जो है जर्मनी के लोग जो है काला झंडा लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो जर्मनी था वो एक नेशन स्टेट नहीं बना था। और अगर हम बात करें नेशन स्टेट की, तो नेशन स्टेट होता क्या है? तो नेशन स्टेट वो होता है was one in which the majority of its citizens and not only its ruler come to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो नेशन स्टेट वो होता है जिसमें उसका जो रूलर हो, मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, उसका जो शासक है और शासक के साथ साथ उसके जो अधिकांश जो नागरिक हैं वो एक साझा पहचान को शेयर करते हों, साझा इतिहास को शेयर करते हों, साझा विरासत को वो शेयर करते हों। तो ऐसी जहाँ पे भावनाएं होती हैं उसको हम कहेंगे नेशन स्टेट। अब इसका जो पहला जो कंटेंट है वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टार्टेड इन 1789। जो आप जानते हैं फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई। तो इस क्रांति के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, जैसे From monarchy to the body of the French citizen people contribute to the nation and shape the destiny। जो वहाँ पे जो राजा का जो शासन था, वो राजा के शासन जो था वो राजा के हाथों से
वो ट्रांसफर हो गया किसके हाथों में, कॉमन पीपल्स के हाथों में चला गया। और वहाँ पे ये चीज़ें उभर करके सामने आती हैं, जैसे ला पैट्री एंड ली सिटियन, मतलब ला पैट्री मतलब होता है पितृभूमि, फादरलैंड, ली सिटियन का मतलब होता है सिटीजन। तो उन्होंने कहा ये जो फ्रांस है हमारा क्या है, वो हमारा पितृभूमि है, वो हमारा फादरलैंड है। और इस फादरलैंड में रहने वाले जो नागरिक हैं वो क्या हैं, वो आपस में भाई हैं। दे क्रिएट फ्रेटर्निटी एमंग द सिटीजन, आपस में भाईचारे को प्रमोट कर रहे थे। किसके बाद, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसके बाद वहाँ पे हो गया, वहाँ पे बहुत सारे जो है जो नेशनल असेंबली था उसको, जो स्टेट असेंबली था उस स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया गया। वहाँ पे ट्राई कलर का जो है वो फ्लैग बनाया गया। ये सब चीज़ें कब चेंज हो रही थी, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। नए नए हाइम्स लिखे गए, नए नए ओथ लिए गए, किसके नाम पे, ऑन द नेम ऑफ मार्टायर, जो उस जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग शहीद हो गए थे उनके नाम पे लिया गया। और इसके अलावा जब नेपोलियन बोनापार्ट, अब यहाँ पे आता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो जब ये चीज़ें जो है फ्रांस में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है, तो वो चीज़ें जो है वो पूरे यूरोप में उन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं। तो इसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है निसंदेह उसने डेमोक्रेसी को जो है फ्रांस में डेमोलिश किया, लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो यूरोप में भी उसको वो लागू करना चाहता था। तो जो चीज़ें वो यूरोप में लागू करना चाहता है उसी को हम कहते हैं, उसके लिए उसने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। उन रूल्स रेगुलेशन को कहा जाता है नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें उसने क्या किया, डिड अवे विद द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जो जन्म के आधार पे लोगों को अधिकार दिया गया था उसको उसने हटा दिया। जैसे राजा जो होता था उसको टैक्स नहीं देना होता था, जो कॉमन पीपल होते थे वो टैक्स देते थे, कानून की निगाह में सब इक्वल नहीं थे, तो इन सब चीज़ों को उसने क्या किया, इक्वल कर दिया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की निगाह में सबको बराबर कर दिया। इंश्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और सबको प्रॉपर्टी का राइट दिया। एबोलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, उसने जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे उसको उसने क्या किया, हटा दिया, एबोलिश कर दिया। और इसके अलावा उसने फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई थी पूरे फ्रांस में। एंड ये एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, उसने फ्यूडल मतलब तो सामंत, जमींदार, तो जमींदारी सिस्टम को उसने हटा दिया। उसने जो है सर्वडम, मतलब जो किसान सर्फ थे, सर्फ मतलब दास थे, उनको दास प्रथा से मुक्त किया। उसने जो है पुराने गिल्ड्स मतलब होता है पुरानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको उसने खत्म किया। और उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।